तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, किसका? वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखा था कि वेक्टर एक्चुअली में है क्या। तो अपने दिमाग में सिंपल एक आइडिया आई थी कि एक्चुअली वेक्टर है क्या। तो वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी हो, यानी उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कन्वे करने के लिए अपने को सेंस ऑफ डायरेक्शन भी रखना पड़ेगा, और दूसरा कितनी वैल्यू है, कितनी इंटेंसिटी की है, कितना वैल्यू है उसके बारे में बात करना, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आज अपने लोग स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक से, इसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहली पॉइंट क्या होगी कि जो स्केलर क्वांटिटी है उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आप पूछोगे कि मैग्नीट्यूड होता है, कहने का मतलब अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो और क्या होगा? तो मेजर करने के लिए अपने पास तो मैग्नीट्यूड होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग सब लोगों को मम्मा ने कुछ ना कुछ आसपास के मार्केट से लाने के लिए बोला ही होगा। तो मानो कि आप अपने घर से निकलते हो और घर पर पनीर बनने का इंतजाम, आज प्लान है पूरा, तो आपको बोला गया कि लेते आना 5 लीटर दूध, 5 लीटर ऑफ मिल्क यू हैव टू बाय फ्रॉम द मार्केट। और रास्ते में फिर से कॉल आता है और रिवाइज हो जाता है प्लान कि आप 7 लीटर लाना है। तो हाउ विल यू प्रोसेस दैट इन योर माइंड? यू विल टेल ओके आई गॉट 5 लीटर प्लस 2 लीटर, नाउ टोटल 7 लीटर। भैया इसमें कोई डायरेक्शन आया कि 5 लीटर दाएं से ले आना और 2 लीटर बाएं से ले आना? ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं बनता है इस स्टेटमेंट को लेकर। तो इसको सिंपल एडिशन में अपने लोग समझ लेंगे, ठीक है। दूसरी एग्जांपल और लो कि मानो कि गेस्ट आने वाले थे और 7 लीटर का पहले प्लान था, मम्मा ने बोला अरे गेस्ट नहीं आ रहे हैं, 2 लीटर नहीं लाना। तो आप सिंपल अलजेब्रा की तरह करोगे, अच्छा नहीं लाना है, तो आपके दिमाग में क्या डेटा चलेगा? 7 लीटर मिल्क माइनस 2 लीटर मिल्क इक्वल टू 5 लीटर। कहां डायरेक्शन का है? नहीं। तो यहां क्या सेंस है? अगर क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी अवेलेबल है तो अपने लोग पॉजिटिव साइन देंगे एज अलजेब्रा, और अगर क्वांटिटी नहीं अवेलेबल है तो विल पुट अ माइनस साइन। देयर इज नो अदर सेंस इन इट, देयर इज नो डायरेक्शन, नथिंग। अपने को इंफॉर्मेशन मिला कि अरे नहीं लेना है या लेना है। यस, दैट्स एज सिंपल एज इट गेट्स। दूसरा क्या है कि फॉलो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। अब इससे ज्यादा साफ एग्जांपल क्या होगा? अलजेब्रा माने इफ प्रेजेंस ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट पॉजिटिव देन एब्सेंस विल रिप्रेजेंट व्हाट? नेगेटिव। खत्म, टाटा बाय बाय, कहानी खत्म। तो अपना स्केलर क्वांटिटी कैसा होगा? ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और उसके एडिशन, मेजरमेंट या फिर किसी तरह का भी कैलकुलेशन अपने लोग यूज करेंगे तो अपने लोग सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करेंगे। एग्जांपल कैसी होगी? तो किस तरह की क्वांटिटीज होगी भैया? तो सबसे पहले एग्जांपल्स में अपने लोग समझते हैं जो अपने रियल लाइफ में बात करते हैं। एग्जांपल्स रियल लाइफ में अपने लोग क्या बात करते हैं? अभी मैंने बोला लीटर यानी वॉल्यूम, सिंपल चीज। दूसरी बात मैंने क्या बोली कि अच्छा वॉल्यूम की बात तो हो गई। अब दूसरी चीज मैंने बोली कि अगर कोई चीज केजी में लाना हो यानी मास, दैट विल बी मास। तीसरी चीज सोचो अपने आसपास, डिस्टेंस, कितना दूर गए? डिस्टेंस। सुबह सुबह दौड़ते होगे, कोई भी एक्सरसाइज करते होगे तो देखते होगे 200 स्टेप में गया, फिर 300 स्टेप, चाहे मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊं 200 प्लस 300 500 ही होगा, बिकॉज दैट इज अ डिस्टेंस एंड दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट विल बी एडेड सिंपली। देन एनर्जी। अच्छा एनर्जी, कुछ भी खाते हो आपकी बॉडी में एनर्जी आपके मसल्स में ही आती है, चाहे आप खाना कहीं से भी खरीद के खाओ, जंक फूड खाओ, कुछ भी खाओ, इट विल नॉट हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, दैट सिंपल एटसेट्रा। ऐसी ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज अपने लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अपने लोग को पता चलता जाएगा कि ढेर सारी और फिजिकल क्वांटिटीज सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टी है। सेकेंड थिंग इज कि अपने को वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करना है। वेक्टर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास पहली बात मैग्नीट्यूड तो होनी ही होनी है। अरे किसी ने जोर का मुक्का किसी को मार दिया, भैया किसी बात से इंसल्टेड हो गए, लगा दिया अपने दोस्त को 2-4 हाथ, तो आपको पता तो होना चाहिए कितना जोर से लगाया, तो मैग्नीट्यूड विल बी देयर। डायरेक्शन भी होगा, कैसे? दाएं तरफ लगा कि बाएं तरफ लगा। और ये तीसरा एक बड़ा सा कांड आता है, ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मैंने आप बोलोगे कि सर कोई ऐसा लॉ आपने बताया नहीं अभी तक, तो 2-3 एग्जांपल लेते हैं, अपने आप समझ में आए कि ये लॉ होता क्या है। ठीक है, ठीक है। अब मानो कि हमारा एक पप्पू भाई है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला,
बड़ा इरिटेटेड रहता है, घर में कुछ समस्याएं, समाधान नहीं हुआ। तो भैया क्या करेगा कि पॉइंट ए से ये बोला कि चलो मैं पहले चलूंगा 200 मीटर वेस्ट, वेस्ट इधर होता है मैप पर, और फिर इसने प्लान किया 300 मीटर फिर आगे चला जाऊंगा पॉइंट। तो यहां से यहां आने में दिशा भी है, डायरेक्शन भी है, और कितनी दूर चला इसकी मेजरमेंट भी है। अब कोई बोले कि इन दोनों चलने का नेट इफेक्ट कितना होगा, तो आप आंसर क्या दोगे? 300 प्लस 200 500 मीटर वेस्ट। यस, बिल्कुल। अब बेचारा पप्पू भाई का एक लड़का है जो बड़ा बदमाशी करता है। अब भैया निकले तो 200 मीटर चलने के लिए, लेकिन स्कूल से आ गया कॉल, बच्चे ने कर लिए झगड़े। तो पॉइंट ए से ये आज स्टार्ट हुआ, इनको वापस जाना पड़ा स्कूल, और वो उनके घर के उल्टे डायरेक्शन में था, तो वो 400 मीटर पीछे गए। तो ये हो गया फाइनल पॉइंट। अब कोई आपसे पूछे कि भैया कितना चला, तो आप बोलोगे अच्छा सर, स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट तो अभी ये चला कहां, 200 मीटर ईस्ट। तो अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, 200 मीटर ईस्ट। इधर भी हमने दो वेक्टर क्वांटिटी की एडिशन की, इधर भी मैंने दो वेक्टर क्वांटिटी की एडिशन की। अगर ये स्केलर होता, डायरेक्शन का सेंस नहीं होता, 300 प्लस 200 500, बहुत अच्छा। 200 प्लस 400 600, क्या 600 आया इधर? नहीं, 200 किया लॉजिक। दैट्स हाउ द वेक्टर क्वांटिटीज ऐड। एक तीसरा एग्जांपल मत बोलूंगा, ये तो गजब का हो गया। अब समझो कि हमारे पप्पू भाई निकले दिन में चलने के लिए, 4 मीटर चले, किस तरफ, ईस्ट की तरफ। और फिर इनका दिमाग क्या कि चलो नॉर्थ की तरफ चलते हैं 3 मीटर। ये हो गया फाइनल पॉइंट। अब पूछा जाए कि इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी, कहने का मतलब एक डायरेक्शन भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या आएगा? आप बोलोगे हाँ यहां से यहां पहुंच गया। तो अपने को पता है कि हमारा ईस्ट और नॉर्थ के बीच की एंगल 90 होती है, यानी ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यानी इस लेंथ को क्या आएगा, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 5 मीटर। जरा गौर से देखना, दो वेक्टर्स को ऐड किया, एडिशन के डायरेक्ट स्केलर एडिशन के बराबर आ गया। दोनों को फिर से ऐड किया, उससे कम आया। अब भी दोनों को ऐड किया, कम आया। यानी एक बात याद रखना, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं, उनका रिजल्टेंट एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बीच की कोई वैल्यू होगी। कहने का मतलब, अगर कोई बोल दे कि मैं सीधा 5 चला और सीधा 4 चला, तो डिपेंडिंग अपॉन किस डायरेक्शन में चला होगा दोनों, उसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 5 प्लस 4 9, 5 माइनस 4 1। क्लियर है? तो ये होती है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इट इज डिफरेंट, इट इज टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू योर स्केलर लॉ ऑफ एडिशन। तो भैया यही बात इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये सी वाला पॉइंट है, इसलिए इसको अलग से एक पॉइंट बना के लिखा है कि एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यानी हम लोग नेट इफेक्ट देखते हैं इन दोनों वेक्टर्स का, इन दोनों वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का, ना कि सिंपल अलजेब्रिक एडिशंस करते हैं। पूरा रिजल्ट क्या आया अंत तक इसको फॉलो करने में, यही अंतर है। यानी अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ मेरे को कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है कि नहीं, कैसे बताओगे? आप ये दोनों पॉइंट को बोलोगे, ये दोनों पॉइंट नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट नहीं है। समझ में आया? कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं जिनका डायरेक्शन भी हो सेंस का और उनकी मैग्नीट्यूड भी हो, पर फिर भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो कर सकता है। पिछली बार हमने करंट के बारे में बात की थी, दैट इज द क्वांटिटी। क्योंकि वहां पर ओवरऑल हम चार्ज के नंबर ऑफ काउंट कर रहे हैं, यानी हम स्केलर वे से उसको प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज अ स्केलर। यानी ये थर्ड कंडीशन है, एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये है नेसेसरी कंडीशन वेक्टर होने की। तो वेक्टर की नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो मैं यहां एरो मिलके नेसेसरी लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना, दिमाग में रखना। कोई पूछे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर के वेक्टर आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? भैया उनके बीच में आप एंगल चेंज करके उनकी नेट इफेक्ट निकालने की कोशिश करोगे, समझ में उसी समय आ जाए कि अरे नेट इफेक्ट में चेंज आ गया। व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस इन हाउ वी अप्लाई इट, दैट मींस दैट इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा एग्जांपल? डिस्प्लेसमेंट। दूसरा वेलोसिटी। आप पूछोगे ये सब है क्या? तो 9वीं कक्षा में गोची मारे हो,
नहीं तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होता। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा, और आगे जाते आते जाएंगे और हम लोग समझते जाएंगे। अब आप लोग के दिमाग में आया कि सर ऐसा ज्योमेट्री करके सवाल सॉल्व करना पड़ेगा हर एक वेक्टर में, यही है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? नहीं नहीं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए ढेर सारे मेथड हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, बहुत कुछ है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे समझेंगे। हाँ जी, तो अब अपने लोग देखेंगे कि मैथमेटिकल वे में अपने लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें। अरे भैया कहीं तो दिखाएंगे, नोट कॉपी पर वेक्टर दिखाना हो तो अपने लोग थोड़ा बोलेंगे वो उधर गया 5 मीटर, वैसे काम तो चलेगा नहीं। तो टू रिप्रेजेंट इट अपने लोग इसको कैसे दिखाते हैं, तो अपने लोग ऐसा कुछ डायग्राम बनाएंगे जिसमें एक फिक्स डायरेक्शन दिखे, हाँ, और मैग्नीट्यूड भी दिखे। तो एक लॉजिकल वे है इसको करने का, दैट इज दिस। ये एरो बनाते हैं अपने लोग। अब ये एरो बनाया, इस एरो में ये जो हमारा लेंथ है, इसका लेंथ, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। और ये जो है इसको बोलते हैं टिप ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? टिप ऑफ वेक्टर। और इसको क्या बोलते हैं? टेल ऑफ वेक्टर। इसको कई जगह आप देखोगे हेड ऑफ वेक्टर भी बोल देते हैं। और ये हेड ऑफ वेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा भाई? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब आप बोलोगे कि वेक्टर इस तरफ का है, तो सर ये किस तरफ जा रहा होगा? तो अभी ईस्ट की तरफ जा रहा होगा। अरे भैया पहले करवाया था इसलिए आप बोल पाओगे, वो देखेंगे डायरेक्शन कैसे देखता है। तो ये लेंथ बताएगा मैग्नीट्यूड। अब आप बोलोगे सर 400 न्यूटन फोर्स लगाया, तो कहीं से 400 मीटर का तो कोई स्केल ही नहीं है मेरे पास। तो वहां के लिए जब भी आप ज्योमेट्री का सॉल्यूशन दे रहे हो तो आप रीस्केलिंग करते हो। बचपन में आपने किया होगा ज्योग्राफी के मैप में कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, एग्जैक्टली उसी तरह से करोगे। कैसे? तो मानो मेरे को 5 न्यूटन रिप्रेजेंट करना है, तो मैं दिमाग लगाऊंगा, स्केल पर तो न्यूटन लिखा हुआ होगा नहीं, तो आई विल डू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। ये लेंगे और 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिस डायरेक्शन में बोला है मेरे को उस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करके एरो मार देंगे, बोलेंगे देखो 5 न्यूटन का फोर्स। दैट्स हाउ वी डू इट। तो इसमें नहीं पढ़ना है कि सर 480 न्यूटन लिख दिया क्या करेंगे, तो 48 न्यूटन का 1 सेंटीमीटर मान लो, 10 सेंटीमीटर का लाइन खींच दो, क्या जाता है इसमें? दैट्स अ सिंपल इज दैट। लेकिन अपने को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। यस। अब आते हैं, इसको छोड़ते हैं, ये लफड़े को छोड़ते हैं। अब समझते हैं आगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर। माने ये वेक्टर का नाम मैंने दिया ए, तो ये वेक्टर इसको कैसे दिखाएंगे? इसको ऐसे दिखाते कॉपी, ए के ऊपर एक तीर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए के ऊपर एक एरो लगाए, यानी ए एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास कुछ वैल्यू भी है और ये डायरेक्शन भी है, डायरेक्टेड है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करता है। दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय दिस सिंगल सिंबल। इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ा जाता है वेक्टर ए, ठीक है। और एक प्यारा सा सिंबल है ऐसे, बचपन में देखोगा मॉडुलस, मॉडुलस 2 लाइन खींचते हैं, बीच में डाल देते हैं इसको, अब बोलते हैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, इसका अपना वैल्यू कितना है सिर्फ वही बाहर आएगा, कोई साइन बाहर नहीं आएगा, यानी कोई डायरेक्शन बाहर नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। क्लियर हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है मतलब लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इतना तो क्लियर हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं नीचे एक वेक्टर बना रहा हूं, मैंने इसे लिख दिया 5 न्यूटन, लिख दिया ऐसे। तो अब मेरे को कोई पूछे कि ये वेक्टर बताओ मेरे को, मैं बोलूंगा चलो इस वेक्टर का नाम हुआ ए के ऊपर एरो मारा और मैं लिखा 5 न्यूटन ईस्ट, लिख दिया। और फिर आप बोलोगे अच्छा इसकी मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैं बोलूंगा 5 न्यूटन, खत्म। इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी, 5 न्यूटन बाहर आ गया। क्लियर है ये? तो ये हुआ अपना वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। अब इस रिप्रेजेंटेशन में कुछ चीजें होती हैं जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेंस ऑफ डायरेक्शन क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज में सवाल आते हैं जिसमें बोला जाता है कोई बंधु हमारे हैं जो नॉर्थ में, वेस्ट में, फलाना डिकाना इधर गए, फाइनल डायरेक्शन आप बताओ मेरे को।
तो उसको बनाने के लिए आपको सिंपल एक्स वाई प्लेन जो पढ़े हो वो पढ़ना आना चाहिए। और दूसरी चीज क्या आना चाहिए कि मैप पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है किधर। यस, ये दोनों चीज करेंगे अपने लोग। आपको नहीं भी आता तो चलेगा, ठीक है। तो चलो हाँ जी, अब आते हैं डायरेक्शन नोटेशंस। डायरेक्शन नोटेशंस बोले तो अपने मैप पर किस तरह से हम फ्लैट मैप पड़ा हुआ है अपने पास और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझ सकते हैं। तो भैया इसमें हम लोग दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं, ऐसा एक्सिस जो एक दूसरे को 90 डिग्री में कट कर रहा हूँ। और मेरी ड्राइंग में ना 90 थोड़ा सा ऊपर से निकल जाता है, तो 90 एज्यूम कर लो, आधा साइंस एजम्पशन पर है, उस एजम्पशन को करेक्ट प्रूफ करने पर। तो इधर आते हैं अपने लोग, ऊपर के डायरेक्शन में ऑलवेज व्हाट वी से इट इज नॉर्थ, बिलो साउथ। इस तरफ आपको अभी तक तो इतना पता चल गया कि मैं ईस्ट ही ले रहा हूं, तो इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। और ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ जर्नी। क्या इसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ जर्नी। मैं जर्नी क्यों बोल रहा हूं भैया, तो भैया कहीं भी लगाओगे आप कुछ फोर्स तो आप उसकी डायरेक्शन बोलोगे ना, लगाया कहाँ है। तो अपने जहां भी फोर्स एप्लीकेशन करते हैं या फिर जहां से चलना शुरू करते हैं या जिधर भी मूव करते हैं, अपने लोग हमेशा उस इनिशियल पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। किस लिए, उसी से तो कंपेयर करेंगे कि ईस्ट गए, नॉर्थ गए, साउथ गए या वेस्ट गए या नॉर्थ ईस्ट गए या फिर साउथ ईस्ट गए या फिर साउथ वेस्ट गए या फिर नॉर्थ वेस्ट गए। ये चारों तो इधर ही से देखेंगे ना, आसान है देखना, ठीक है। अब अपने लोग समझते हैं कुछ चीजें। अब अपने लोग अगर इधर की बात करें तो यहां पर अगर मैं सीधे इन दोनों के बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में मैंने कोई वेक्टर अप्लाई किया, इसकी एंगल कितनी होगी 45 डिग्री ऑब्वियसली। तो इसका नाम क्या देंगे, अपने लोग इसका नाम देंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन, सेम 45 डिग्री। अब क्या बोलेंगे इसको, साउथ ईस्ट। इधर अगर सेम 45 डिग्री में है तो क्या इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। और सेम 45 से मैं अगर इधर आऊं तो क्या नाम दूंगा इसको, इसको नाम दूंगा नॉर्थ वेस्ट। क्यों, ये नॉर्थ और ईस्ट दोनों तरफ गया है लेकिन बराबर बराबर गया नॉर्थ ईस्ट। आप बोलोगे बराबर नहीं जाए तो क्या करेंगे, पेशेंस रखो, आ रहा है। तो ये है अपने चार डायरेक्शन का सेंस। अगर किसी तरह से भी, अब सोचो ऐसा क्यों सीख रहे हैं, तो कोई बोले 10 मीटर ये गया ईस्ट में और फिर नॉर्थ में गया 5 मीटर, तो पूछेगा फाइनल डायरेक्शन बताओ, अपने लोग पता कर सकते हैं उससे, ठीक है, इसीलिए ये कर रहे हैं। अब कुछ और डायरेक्शंस भी हैं जो इस रीजन में रहते हैं, इस रीजन में रहते हैं, इस रीजन में, 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 यानी जो इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली झुके हुए, ना नॉर्थ की तरफ ना ईस्ट की तरफ। तब क्या बोलेंगे उसको, तो उसके लिए जिसके तरफ से डेविएशन आ रहा है अपने उसका बात करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मानो मैं ये वाले डायरेक्शन ले रहा हूं, ये 22 डिग्री है, कहां से, ईस्ट से। तो अपने लोग क्या बोलेंगे, ये ईस्ट जा रहा था लेकिन नॉर्थ की तरफ 22 डिग्री मूव कर दिया, तो मैं बोलूंगा 22 डिग्री नॉर्थ ऑफ व्हाट डायरेक्शन, ईस्ट। गौर से देखना, ईस्ट में जा रहा था लेकिन ईस्ट के नॉर्थ वाले एरिया में मूव किया कितने डिग्री से, 22 डिग्री। इज दैट राइट। अब मैं इधर आ जाऊं, 11 डिग्री, इसको क्या बोलो, तो आप बोलोगे कि सर ये ज्यादा साउथ की तरफ है, कम ईस्ट की तरफ है। जा तो साउथ की तरफ रहा था लेकिन ईस्ट की तरफ मूव करना चाहा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो आप लिखोगे 11 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। क्या बोलोगे, 11 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। है साउथ की ज्यादा प्रीडोमिनेंट लेकिन ईस्ट की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। यस। अब चलो अपने लोग आते हैं एक और,
16 डिग्री, इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे? तो ये प्रीडोमिनेंट है वेस्ट की तरफ, साउथ से ज़्यादा दूर है, तो आप इसको बोलोगे 16 डिग्री साउथ ऑफ किसका? वेस्ट। क्लियर है? तो अपने लोग को एक डायरेक्शन ऑफ सेंस तो पता चला होगा कि अगर अपने लोग किसी तरह से भी पता कर सकें कि कितनी डिग्री स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से बना के कोई बंधु निकला है या कोई वेक्टर अप्लाई हुआ है, तो अपने लोग उसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन बता पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। कहाँ? पोजीशन में, स्पीड में, वेलोसिटी में, जहां आपको दिशा का या डायरेक्शन का ऑन अ प्लेन सरफेस आपको पता करना पड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेक अ लुक ऑन इट। हाँ, तो अपने लोग आते हैं, ये 2 सवाल हैं आपके लिए। तो अभी तक जो भी हमने सीखा है आप उसका यूज करके ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं इसलिए। तो चलो, पहला सवाल है 10 न्यूटन 33 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो मैं बोलूँगा कि 1 मिनट का टाइम लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट प्लॉट करो और आप खुद करो। डू इट फास्ट। पहला स्टेप क्या होगा? आप सिंपल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को ड्रॉ कर दोगे और उसके बाद एज इंस्ट्रक्टेड ओनली डू द थिंग दैट इज रिटन, यू विल गेट योर आंसर। तो चलो, पहला सवाल मैं करके आपको बताता हूं, सेकेंड वाला आपको जरूर करना होगा। तो इधर देखते हैं, नॉर्थ साउथ, आगे क्या करेंगे? भैया इधर ईस्ट आएगा, इधर वेस्ट आएगा और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। और तो आपको देखना है कि जा किधर रहा है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, नॉर्थ की तरफ निकल रहा है, यानी जा इस तरफ रहा था लेकिन 33 डिग्री ऊपर। क्लियर है? तो दिस इज 33 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये हुआ। आप उधर वाला जल्दी करो, दैट इज सो इजी। इधर को कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल वे, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। देखेंगे कि भैया जा किधर रहा था, तो साउथ ऑफ वेस्ट यानी वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, फिर साउथ की तरफ 60 डिग्री की इसकी क्या है? रोटेशन है। तो ट्राई टू से इट, साउथ में जा रहा था यानी या नीचे की तरफ रहा था, और फिर मूव किधर किया? वेस्ट की तरफ, यानी दिस वेस्ट। तो ये 60 नहीं लग रहा है, इसको करेक्ट करेंगे थोड़ा सा। 60 अगर बनाए अपने लोग, इट विल लुक लाइक दिस, 60 डिग्री। सो दिस विल बी 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट वेस्ट। वाओ, या गच्चा खा गए, ये गलत है, ये गलत है। कैसे गलत है? जा रहा था वेस्ट में, मैंने भेज दिया साउथ में। तो दिस इज हाउ पीपल डू मिस्टेक्स। तो नेवर डू दिस मिस्टेक। आप स्टेटमेंट को पकड़ना है, उलझना नहीं है स्टेटमेंट में। क्या लिखा हुआ है? साउथ ऑफ वेस्ट, जा रहा है वेस्ट में और मुड़ा किस तरफ? साउथ की तरफ। तो दैट इज 60 डिग्री एंड दिस इज द राइट वे टू सॉल्व इट। तो व्हाट विल बी? साउथ ऑफ वेस्ट, हाउ मेनी डिग्रीज? 60 डिग्रीज। तो ये सिंपल आइडिया था डायरेक्शन का, ये आगे बहुत काम आएगा क्योंकि आगे ढेर सारे सवाल आएंगे जिसमें आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन लेने की यूज पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वेक्टर की डायरेक्शन वो इस टर्म्स में देगा, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, इन सब के टर्म्स में देगा। तो आपको इन सब टर्मिनोलॉजी से हैबिचुएट होना जरूरी है। ठीक है, अब आगे अपने लोग देखेंगे क्या? तो आगे अपने लोग देखेंगे
कि वेक्टर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स और वेक्टर्स को डील कैसे करते हैं मैथमेटिकली, उसके बारे में कुछ और डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, तो अब अपने लोग कुछ फैक्ट्स देखेंगे वेक्टर के बारे में जो अपने को वेक्टर को हैंडल करने में और हेल्प करेगा। पहला फैक्ट क्या है कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अब मैं इसको देख के डरना नहीं, ये है कुछ नहीं। कहने का मतलब मैं अगर बोलूं कि 5 मीटर दूर वो है, तो मेरे हाइट का आदमी अपना हाथ ऐसे दिखाएगा, मेरे छोटा हाथ का आदमी का हाथ थोड़ा नीचे रहेगा, उसका हाथ थोड़ा नीचे रहेगा, लेकिन तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया? दिशा वही है, दूरी वही है, डायरेक्शन वही है, मैग्नीट्यूड वही है। तो अपने लोग किसी भी वेक्टर, मानो वेक्टर इस तरफ डायरेक्टेड है, तो मैं इसको लेकर नीचे आऊं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नीचे आऊं, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नीचे आऊं, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ऊपर लेके जाऊं, ऊपर लेके जाऊं, इसको स्लाइड करके इधर लेके जाऊं, स्लाइड करके इधर लेके आऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंडीशन इज व्हाट? डायरेक्शन शुड बी केप्ट इंटैक्ट एंड द लेंथ ऑफ द arrow, that means magnitude of the arrow of vector should also be maintained same throughout the operation. इसी को एक तरीके से लिखते हैं कि vector is unchanged when it is displaced from its position parallel to itself. कहते हैं कि वेक्टर को जब उनके पैरेलल हम स्लाइड अप डाउन लेफ्ट राइट करते हैं तो भैया उसकी वैल्यू नहीं बदलती है, क्योंकि अभी भी डायरेक्शन वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है। एग्जांपल क्या दूं? तो इधर देखो, मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मैं बोलूँ अच्छा ये फोर्स अलग हो गया क्या? 5 न्यूटन। आप बोलोगे नहीं अलग हो, बोलूँगा अच्छा चलो मैं बाजू में बनाता हूँ 5 न्यूटन। आप बोलोगे नहीं डायरेक्शन सेम है, सबको सेम है, सेम। मैं बोलूँगा अच्छा इधर 5 न्यूटन। आप बोलोगे नहीं अभी भी सेम है 5 न्यूटन, क्योंकि ये नीचे वाले लाइन से कुछ एंगल बना रहा है, ये भी उतनी ही एंगल बना रहा है, उतनी ही एंगल बना रहा है, उतनी ही एंगल बना रहा है, सब एक ही तरफ पॉइंट कर रहा है, उस तरफ पॉइंट कर रहा है, और दूसरा सब 5 ही न्यूटन का है। तो यही है कि पैरेलल शिफ्ट करने पर वेक्टर में वेक्टर की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने अपने सुविधा अनुसार डायग्राम में वेक्टर जैसा भी दिखे आपको, जहां सॉल्व करना पड़े आप उसके अनुसार एक वेक्टर को बिना एंगल बदले हुए पैरेलली शिफ्ट करके ले जा सकते हैं। ठीक है, ये आसानी के लिए रहेगी। दूसरी फैक्ट क्या है? वेक्टर रिमेन्स सेम आफ्टर a complete rotation. That is rotation of 360 degree or 2 pi रेडियंस। कहने का मतलब एक वेक्टर मैंने रखा और उसको 360 डिग्री अपने टेल पर फिक्स करके मैंने घुमा दिया, तो वो वेक्टर क्या रहेगा? बिल्कुल जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। चलो करके देखते हैं। ये रहा मेरा वेक्टर, इसका टिप सामने की तरफ डायरेक्टेड है। मैंने क्या किया, इसको पूरी एक सर्कल घुमा के वापस उसी पोजीशन पर ले आया। यानी एंगल कितनी हुई? आप बोलोगे एंगल तो सर 360 हो गई क्योंकि सर्कल कंप्लीट है, लेकिन वेक्टर बदला क्या? नहीं। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी कि एक वेक्टर को जब भी कोई बोले कि 2 पाई रोटेट कर दिया गया है, 360 डिग्री रोटेट किया, या उसके कोई मल्टीपल में रोटेट किया गया है, इंटीग्रल मल्टीपल 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, आप बोलोगे वेक्टर नहीं बदला। बिल्कुल नहीं बदला, ये उसी वही का वही वेक्टर है। कंडीशन फिर से वही, उसकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ रोटेशन करना है। यस, तो दैट इज अ पॉइंट। इसको दिखाएंगे कैसे हुआ। तो ये रहा हमारा वेक्टर, मैंने इस टेल पॉइंट पर से इसको वापस घुमाया, कितने पर? 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। उस वेक्टर में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तीसरा फैक्ट क्या है? वो है कि हम लोग कैसे एंगल बिटवीन वेक्टर पता करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई एंगल बिटवीन वेक्टर। पता क्या करेंगे, दिया हुआ रहेगा, लेकिन सही एंगल लेना बहुत जरूरी है। तो तीसरा आता है एंगल बिटवीन
2 वेक्टर्स। तो भैया पहला पॉइंट क्या है इसका समझने की बात, कि दो वेक्टर का एंगल जब भी निकालना होगा आप उसको टेल टू टेल मिलाओगे, ठीक है। तो वेक्टर्स शुड बी joined tail to tail to find the angle between them। और दूसरा पॉइंट है भैया, जब भी दो लाइन सेगमेंट को आप मिलाते हो उसके बीच में कोई एंगल आती है तो दो एंगल होती है, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली, अभी दिखाऊंगा। अपने को हमेशा छोटी वाली एंगल को लेना है, वी शुड ऑलवेज टेक द स्मॉलर एंगल। ऐसा लेके मत आना कि सब 270 डिग्री एंगल है वेक्टर के बीच में, गड़बड़ हो जाएगा, हाँ एकदम गड़बड़ हो जाएगा। तो द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स, द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स between two vectors is considered as angle between vectors। अब समझने की बारी आई, देखते हैं कि मैंने जो कहा उसका मतलब क्या है। एक वेक्टर भाई साहब इधर है और एक वेक्टर भाई साहब इधर है, ये 5 न्यूटन और ये 7 न्यूटन, 5 न्यूटन और 7 न्यूटन। अब मेरे को बोले एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकाल के बताओ, तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं। सबसे पहले इस वेक्टर को मैं डॉट डॉट करके पीछे कर दूं, कि मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं पीछे आगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अपनी लेंथ के अलॉन्ग पैरेलली में ले जाओ, इसको करेंगे वही। तो अपने दोनों को घसीटेंगे, दोनों को टेल टू टेल मिलाएंगे। और हर एक बार सवाल में एक छोटा सा हिंट दिया हो रहा है, क्या पता इसको डॉटेड डॉटेड करके आपको कनेक्ट करके दिखा देगा कि 45 डिग्री, यस। तो आपको यहां दोनों कनेक्ट किया, आपको इधर मिलेगा 45 डिग्री और बाहर में आपको कितना मिलेगा, गौर से देखना, दो एंगल्स मिलेंगे। 45 डिग्री अगर इधर है तो इसमें क्या होगा, 360 माइनस 45, दैट मीन्स 10 से 5 या 5, 315 डिग्री। आपको बाहर की एंगल बोलेगा, ये एंगल होगी लार्जर एंगल और ये होगा स्मॉलर। तो दिस वन इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। कहने का मतलब कैसे कैसे एंगल हो सकते हैं, मैं थोड़ा 5 तरीके बताता हूं। ये एक वेक्टर, ये एंगल होगा हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर। आप बोलोगे सर एंगल थोड़ा सा और बढ़ गया, तो मैं बोलूँगा क्यों नहीं, बढ़ेगा ना एंगल। आप बोलोगे नहीं सर थोड़ा सा और बढ़ा दो, मैं बोलूँगा हाँ हो गया, ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स। गौर से देखना, आप बोलोगे नहीं मेरे को थोड़ा और एंगल चाहिए, मैं बोलूँगा ठीक है, ये होगा एंगल ऑफ वेक्टर। आप बोलोगे ओके थोड़ा और बढ़ाओ, मैं बोलूँगा अच्छा, ये होगा एंगल ऑफ बिटवीन वेक्टर। फिर आप बोलोगे नहीं थोड़ा और बढ़ाओ एंगल, मैं बोलूँगा अच्छा, अब क्या ऊपर वाला एंगल होगा, नहीं अब नीचे वाला एंगल, ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर। गौर से देखना, स्मॉलर एंगल बिटवीन टू, ये बड़ी वाली एंगल नहीं छोटी वाली एंगल। आप बोलोगे थोड़ा और एंगल बढ़ाओ, मैं बोलूँगा असल में एंगल बिटवीन वेक्टर तुम घटा रहे हो बढ़ा नहीं रहे हो, तो ये करेक्ट एंगल है, ये इनकरेक्ट एंगल है। फिर आप बोलोगे सर यार वापस इसको रोटेट करके इधर लाओ, तो मैं बोलूँगा 0 डिग्री एंगल है। समझ में आया होगा ये पूरा? एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने के लिए पहले दोनों वेक्टर को टेल टू टेल मैच करवाओ, दूसरा दो एंगल्स बनेंगे, एक रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, एक एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट एंगल भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये 0 से 180 के बीच में हो सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल बिटवीन वेक्टर कहां से कहां लाई करेगा, तो आप हमेशा बोलोगे थीटा। 0 से 180 के बीच में ही हो सकता है, उससे ज्यादा कभी भी अपने लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं लेंगे। कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वक्त दो वेक्टर को ज्वाइन करो ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व करने वक्त, और कभी भी बड़ी वाली एंगल आप नहीं लोगे। अब इसी पर बेस्ड
3-4 सवाल होंगे आपके लिए। ट्राई इट, ट्राई टू अप्लाई इट कि कौन से एंगल लेंगे, कौन सी नहीं लेंगे और एंगल की वैल्यू क्या होगी। ट्राई टू डू इट। इसमें आपने अभी जो तीनों प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, ये तीनों का इस्तेमाल आएगा। पहले तो पैरेलली डिस्प्लेस करके टेल टू टेल मैच करना, यस। दूसरा काम, टेल टू टेल मैच करने के बाद कई बार रोटेशन भी करना पड़ सकता है कई सवालों में, और कई बार आपको छोटे वाले एंगल फाइंड करना पड़ेगा बड़ी वाले एंगल की हेल्प से। कैसे? पूरा 360, बड़ी वाले एंगल पता, 360 में से बड़ी वाले एंगल हटाओ, अंतर वाला पता चल गया। ठीक है, बेसिक क्लास 6, 7, 8, 9, 10 यही सब की ज्योमेट्री रहेगी अभी। लेकिन ध्यान देना है, जो आप नए कॉन्सेप्ट्स यहां पढ़ रहे हो वो उनके साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो चलो सवाल देखते हैं। तो ये 2 सवाल हैं अपने पास, ये 2 सवाल हैं। इसमें बोला गया कि एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स फाइंड करना है। स्टेप 1 कभी नहीं भूलने का। कैसे फाइंड आउट करोगे? स्टेप 1 विल बी टेल टू टेल मिलाना। चलो मिलाओ टेल टू टेल। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? जरा ये इधर को और से देखोगे एक वेक्टर का क्या है, ये टेल तो है, दूसरे का हेड है। डायरेक्टली 45 नहीं बोलने का, गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी डायरेक्टली 45 नहीं बोलने का। नोटिस करो आप, पहला तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा ही, पर अब ट्राई करो। दिमाग लगाओ, बहुत इजी। अपने ने तीनों प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, पहला नंबर प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल है, उसके बाद थर्ड वाला एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना है। तो देखो इसको करेंगे कैसे। सिंपली आप इस वेक्टर को पकड़ोगे, देखोगे इसका टेल तो इधर ही है, मेरे को इसका टेल उठा के यहां पर लाना है। व्हाट कैन आई डू? तो आप इसके डायरेक्शन को फॉलो कर गए, डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन। आप लोग इसके पैरेलल, मैं लेंथ के अलोंग खींच के नीचे ले आया, हाई, यही वेक्टर सेम लेंथ का नीचे लेके आ गया। ठीक है, और आप जानते हो स्ट्रेट लाइन की पूरी एंगल क्या होती है? 180। तो अगर ये 45 है तो ये क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, एंड दैट इज 135 डिग्री, एंड दिस विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर। दोनों के क्या करने हैं? टेल टू टेल मैच कराना है। मैंने इस वेक्टर को पैरेलली स्लाइड कर दिया लेंथ के अलोंग। अब उधर करो, उधर भी सेम सिनेरियो है, सेम प्रॉब्लम है। ट्राई टू डू इट। अब मत सोचना कि इधर वाला वेक्टर का ही करेंगे सर, इसको क्यों नहीं घसीट के पीछे ले गए, या इसको ऊपर लेके क्यों नहीं गए। हाँ, तुम्हारी मर्जी, दोनों में से कोई भी वेक्टर को चूज करो और उसको पैरेलली डिस्प्लेस करके दोनों वेक्टर के टेल टू टेल मैच करवाने। यस, उधर करो। हो गया? इतना देर में तो बन के आंसर भी आ गया होगा। चलो देखते हैं हाउ टू डू इट। मैं दोनों तरीके से करूंगा भाई, संशय दूर करने के लिए। कोई एक वेक्टर को मूव करना है क्या? नहीं, पहले मैं इसको मूव करके यहां पर लाना चाहता हूं, या फिर इसको मूव करके यहां पर। दोनों केस में सेम ही आंसर आएगा। तो चलो एक मेथड से करते हैं, दूसरा मेथड आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क। मैं इसको घसीट के पीछे ले जाने के मूड में हूँ, पर मेरा मूड नहीं कर रहा है। ये आपको करना है कि इसको उठा के आपको पैरेलली स्लाइड करके यहाँ पर लेके जाना है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है? आप बोलोगे कि सर वो वाला ही बता दो पहले। तो मैं बताऊँगा, लेकिन उसमें 9वीं कक्षा की लाइन एंड एंगल लगेगी, और अगर भूल गए होगे तो फिर लगेगा कि चलो छोड़ो, दूसरा वाला ही अच्छा था। तो मैं दोनों बता देता हूँ, आप ट्राई करना। अच्छा, ये नीचे वाले वेक्टर को मैं उठा के पैरेलल जाऊँ, तब तक ऊपर आया, डॉटेड लाइन ऐसा। अब देखो, इसकी लेंथ के बराबर, इसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन बराबर। अरे दो डायरेक्शन सेम वाले लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल मतलब क्या हुआ? देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ऐसा काटा इसका अंदर वाला का, ये एंगल और ये एंगल, ये दो पैरेलल कट किया, ये दोनों एंगल, दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर करेंगे तो अपने पास आएगा, मान लो इसको x, ये हो गया दोनों वेक्टर का टेल टू टेल मैच, और ये x। तो अपना सवाल क्या आएगा? x + 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x = 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। थोड़ा कष्ट हुआ,
जरूर होगा कष्ट, पुराना याद नहीं है। चलो पुराना को छोड़ो, अगर याद नहीं है तो इसको क्यों घसीट के ले जाएं, इसको ही आगे ले आते हैं। सिंपल, स्ट्रेट लाइन के एंगल तो सबको पता है, चलो लेके आते हैं। तो सेकेंड वे इज इसको ही नीचे घसीट के लाते हैं सर, बड़ा आसान है। और ये वाली एंगल हो जाएगी हमारा y, ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर। हम बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है, ये पूरी 180 है, ये 75 है, तो ये क्या होगी, तो y इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री। जरा गौर से देखना, 180 माइनस 75, 180 माइनस 75, दोनों में सेम आंसर आया। यस, इट्स योर चॉइस कि दोनों में से किस वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करके आप लाना चाहें टेल टू टेल मैच करवाने के लिए। द आंसर विल नॉट वेरी एट ऑल बिकॉज यू हैव केप्ट द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इंटैक्ट इन थ्रू आउट द ऑपरेशन। तो इस तरह से अपने लोग कितना भी कॉम्प्लेक्स फिगर हो, आप सिंपल ये तीनों प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल बिटवीन वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा होगा, थोड़ा सा ध्यान से उसको करना है और फिर अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। ओके, तो इसको टेक डाउन कर लो और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। चलो तब आते हैं अपने लोग इस सवाल में। जरा गौर से देखिएगा, इस सवाल को करने से पहले थोड़ा सतर्कता रखिएगा, सख्त। और ये सवाल बहुत इजी है। क्या करना है कि इसमें एक फिगर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, एक्स वाई एक्सिस बनाए हुए, तीन वेक्टर डाले हुए हैं, दो टेल टू टेल मिले हुए हैं, एक हेड टू टेल मिला हुआ है। वो आपको करना है, आपको फाइंड करना है ए और बी के बीच के एंगल, ए और सी के बीच के एंगल और बी और सी के बीच के एंगल। जरा ट्राई करो, अच्छा सवाल है। आई विल गिव यू हाउ मनी सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। बहुत टाइम होता है हाँ? ये सवाल के लिए बहुत टाइम होता है, 30 सेकेंड्स। जरा गौर से देखना। जिन दो का नाम लिया है उसी पर फोकस करना, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाना है। यही दो ध्यान रखना है, इन दोनों को टेल टू टेल मैच करवाना है। हो गया अभी किसी से? जल्दी 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 जल्दी, ये सवाल उतना बड़ा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग में से कई लोगों का आंसर आ चुका होगा, तो फिगर पर ही आप कर सकते हो, फिगर ड्रॉ करो और उसी को आगे बढ़ो। तो ये लो, इस ए का हेड और बी का टेल मैच कर रहा है, क्या निकाल सकते हैं एंगल? नहीं। तो व्हाट कैन वी डू, मैं डॉटेड लाइन से इसको आगे बढ़ाऊंगा आगे बढ़ाऊंगा आगे बढ़ाऊंगा और बस ऐसे लिख दूंगा। ये अगर सीधा लाइन है तो इधर के एंगल इधर के एंगल के बराबर, अल्टरनेट एंगल्स 21 डिग्री। अब हो गया? तो आप बोलोगे कि कहाँ हुआ, ये तो वेक्टर ए हो गया, कहाँ एंगल आया? मैं बोलूँगा अरे रे रे ऐसे मत बोलो, 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री ये हो गया, और इन दोनों एंगल को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला नंबर का आंसर क्या होगा? एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? गौर से देखना, 21 तो छोड़ो, इन दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल की बात करें तो 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री प्लस 33 डिग्री, दैट मीन्स 3 प्लस 0 3, नो 123 डिग्री माइनस 21 डिग्री, दैट इज 102 डिग्री। ठीक है, आराम से, इससे ज्यादा आसान क्या होता है, एकदम इजी। अब अगला सवाल, ए और सी के बीच में एंगल निकालिए। तो ए और सी का एंगल सामने में ही है, देखो ये ए और सी, ये ए और सी, ए और सी, इसके बीच का एंगल ये, तो एंगल बिटवीन ए एंड सी, नंबर सेकेंड, एंगल बिटवीन ए एंड सी क्या हो जाएगा? 44 डिग्री प्लस 21 डिग्री। मैं डायरेक्टली क्यों बोल दिया? टेल टू टेल मैच्ड है, इसको पैरेलली लेंथ के अकॉर्डिंग स्लाइड किया तो आंसर क्या होगा? 65 डिग्री। तीसरा है बी एंड सी, अरे बी और सी के बीच की ये पूरी की पूरी एंगल आएगी, तो ये 90 हो गया पूरा, 44 प्लस 33, तो आराम से आंसर आ जाएगा तीसरा नंबर,
एंगल बिटवीन बी एंड सी। जरा सही इसमें समझ में नहीं आया होगा। तो ये सी है और ये बी है, 33 इधर, ये पूरा 1 क्वाड्रेंट, दैट मीन्स 90 डिग्री, और ये 44। तो आंसर विल बी 33 डिग्री प्लस 44 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 4 + 3 7 डिग्री, 4 + 3 7 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 77 डिग्री प्लस 90 डिग्री। क्या आएगा आंसर? गौर से देखना। तो आएगा 7 का 7 9 7 16 167 डिग्री। आसान था, ये सिंपल है। आप कि अपने को वेक्टर्स को टेल टू टेल मिलाना है, और जो दो वेक्टर दिए हुए उनको अपने दिमाग में रखना, बाकी सबको डिलीट कर देना। अपने को ऐसा एक सिंपल फिगर बनाना है जिसमें जो वेक्टर्स कंसर्न्ड है वही वेक्टर दिखाई दे, बाकी वेक्टर्स ना हो चलेगा, लेकिन वो वेक्टर्स जरूर होने चाहिए जिनके बीच के एंगल फाइंड करनी है। एंगल फाइंड करने का कोई पर्टिकुलर सवाल नहीं आएगा, सच बोल रहा हूं। दूसरे रिजल्टेंट फाइंड करने में और सब न्यूमेरिकल में तुमको एंगल पता होना चाहिए, पर जो दो वेक्टर के कंसर्न आप निकालोगे उनके टेल टू टेल मैच करना, बाकी सारे वेक्टर्स को भूल जाना है, क्लटर को क्लियर करना है, इवन आफ्टर ढेर सारे वेक्टर। ये दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा कि बड़े एंगल और छोटे एंगल में से छोटे एंगल को सिलेक्ट करना है। चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो, आप इस तरह से सॉल्व कर पाओगे। अब इससे आगे हम लोग वेक्टर्स की क्लासिफिकेशन, जिसकी मैंने बात की थी रिप्रेजेंटेशन से जस्ट पहले, वो करेंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे दो वेक्टर या मोर देन वन वेक्टर को कैसे हम कैरेक्टराइज करें, हम इसको करेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या है? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। एक है जो आप 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत नाम सुने हुईएगा। तो पहला नंबर क्या आता है? कोलिनियर वेक्टर। क्या? कोलिनियर वेक्टर्स। क्या है? कोलिनियर वेक्टर। को मतलब साथ वाला बंधु, लीनियर मतलब सेम लाइन पर पड़ने वाला बंधु। आप लोग हैं कहने का मतलब, तो इसका कहने का मतलब है कि जो स्ट्रेट लाइन पाथ पर रहता है या फिर सेम डायरेक्शन में रहता है जो वेक्टर्स, उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। आपके दिमाग में तुरंत आएगा, अच्छा कोलिनियर वेक्टर अपोजिट नहीं हो सकता है क्या? मैंने बोला डायरेक्शन, जबकि ये बोलना गलत है। असल में सेम लाइन ऑफ एक्शन बोलना सही है। जरा ध्यान से देखना, मैं बना के बताऊंगा। ये देखो, ये है लाइन ऑफ एक्शन, ये है लाइन ऑफ एक्शन। गौर से देखना, लाइन ऑफ एक्शन मतलब दोनों भी वेक्टर रहेगा, जो भी वेक्टर रहेगा इस लाइन के आसपास ही लगेगा। क्या होगा? इस लाइन के आसपास ही लगेगा। तो ये मेरा एक वेक्टर है बहुत प्यारा सा, ऐसा, ये, और इसी के ऊपर ओवरलैप करता हुआ ऐसा वेक्टर है। क्या ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है? हाँ है, यस। फिर कोई आगे जाके ऐसा वेक्टर दिखा, कोलिनियर है क्या? हाँ। तो इसकी कैसे डेफिनेशन लिखेंगे? द वेक्टर्स विच लाई ऑन सेम लाइन और सेम लाइन ऑफ एक्शन। द वेक्टर्स which lie on same path or a line of action। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। टग ऑफ वॉर खेले हो घर में? घर में नहीं खेलोगे, स्कूल में तो जरूर खेलोगे कि भैया रस्सियां होती हैं, दो टीम बना के खींचती हैं, तो रस्सी हमेशा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रहती है। लेफ्ट टीम लेफ्ट खींचता है, राइट टीम राइट खींचती है। लेफ्ट राइट जो खींचा जा रहा है वो कैसा फोर्स होगा? कोलिनियर इन नेचर होगा, एक स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्शन में होगा, एक स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्शन में होगा। समझ में आया? दैट इज नोन एज कोलिनियर फोर्स, कोलिनियर फोर्सेस। और फोर्स क्या है रे? वेक्टर है। वो एग्जांपल है आपका किसका? कोलिनियर वेक्टर का। दूसरा टाइप का क्या होगा? तो दूसरा वेक्टर टाइप का होता है कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या? कोप्लेनर वेक्टर्स। वेक्टर्स नाम से ही पता चल गया होगा। टू और मोर वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन विल बी नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। ऐसे दो वेक्टर जो एक प्लेन में ही स्थापित हो, एक ही प्लेन में लाई करते हो, उसको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। इसको लिखते हैं फिर समझते हैं प्लेन क्या है। टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स
two or more vectors which lie on same plane is called coplanar vector. Is that right? आप बोलोगे हाँ सर राइट राइट बोल के तो बिना बताए हुए आप निकल जाओगे। रुक जाओ एक मिनट। तो प्लेन किसको बोलते हैं भैया? ये क्वेश्चन पेपर है, देख के भयभीत नहीं होना, तुम्हारे क्लास की नहीं है, 10वीं कक्षा की। तो भैया ये है हमारा प्लेन, गौर से देखना, ये क्या है? प्लेन। अब कोप्लेनर वेक्टर अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ये तीन वेक्टर किस पर लाई कर रहे हैं भाई? ध्यान से देखना, ये तीन वेक्टर किस पर लाई कर रहे हैं? सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं। दीज थ्री वेक्टर्स आर ऑल लाइंग ऑन सेम प्लेन। इसी को क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। गौर से देखिए, व्हेन टू और मोर वेक्टर्स लाई ऑन सेम प्लेन इट इज नोन एज द कोप्लेनर वेक्टर। क्या सबकी डायरेक्शन सेम है? नहीं। क्या सब इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं। कर क्या रहा है भैया? तो ये तीनों वेक्टर सिर्फ एक प्लेन में है। वो प्लेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? इस प्लेन शीट ऑफ पेपर को। इसी को क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। और अगली क्लासिफिकेशन किस बात की होगी? तो अगली क्लासिफिकेशन होगी आपकी निगेटिव वेक्टर, नंबर 3। क्या है? निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर अगर आए तो यह बात बताई नहीं थी पहले। जिस तरह से स्केलर में अपने लोग बोलते हैं ना, पॉजिटिव मतलब कोई चीज का अवेलेबल होना और निगेटिव का कोई चीज का अब्सेंस होना, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है वेक्टर में। वेक्टर में एकदम अलग है। कहने का मतलब, कोई बोले मैं सीधा 5 मीटर गया, कोई बोले उल्टा कर दो इसका, निगेटिव लगा दो, तो क्या बोलोगे? मैं पीछे गया 5 मीटर। यानी डायरेक्शन गेट्स रिवर्स वेयर इज मैग्नीट्यूड रिमेन्स एज इट इज। यही होती है मीनिंग किसकी? निगेटिव ऑफ अ वेक्टर की। गौर से देखना, तो मैं इसको लिखूंगा when magnitude of a vector is kept same but its direction is reversed, it is known as negative vector of original vector given vector। कुछ बच्चों वाला एग्जांपल लेते हैं। ये 5 न्यूटन हमारा पुराना वाला ईस्ट, ये अगर ए है वेक्टर तो -1 क्या होगा? 5 न्यूटन का ही रहेगा भाई। ओ लंबा कर दिया थोड़ा सा, नहीं होगा लंबा भाई, सेम 5 न्यूटन वेस्ट। अब बोलोगे अच्छा बड़ा मस्त है, तो चलो सर मैं बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं 6 मीटर वेस्ट, तो -b वेक्टर क्या बताएगा? 6 मीटर ईस्ट। सिंपल है? हाँ जी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो लिख देता हूं, नंबर 1 सेम मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। क्लियर है? अब उसके आगे की वेक्टर के टाइप आते हैं, इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो अपने लोग अभी देखेंगे इक्वल वेक्टर्स। आगे आएगा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स भैया 2 या अधिक वेक्टर कब बराबर होंगे? 2 or more vectors are said to be equal vector if their direction as well as magnitude is kept same। क्या इतना सफिशिएंट है? अभी लग रहा होगा, लेकिन मैं बोलूं कि 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में जा रहा हूं और 2 मीटर वेस्ट मूव किया, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग है। क्या सेम है वेक्टर? नहीं। तो तीसरा पॉइंट ऐड करने का, बोथ फिजिकल क्वांटिटीज शुड बी सेम, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 3 पॉइंट्स टू बी टेकन इन योर माइंड। कोई भी वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे? जब उनकी यूनिट या फिजिकल क्वांटिटी
सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। यस, तो लिखना होगा टू वैक्टर्स आर said to be equal if number 1 magnitude is same, number 2 direction is same, number 3 magnitude same, direction same, or physical quantity is same, physical quantity is same, that means units same होनी चाहिए। यूनिट एंड डायमेंशन में इसको लेके बहुत बड़ा कचरा हुआ है। अगर यूनिट डायमेंशन अपने स्टार्ट करेंगे तो जानेंगे कि भैया डिफरेंस है। क्यों मैंने ये पॉइंट बोला, जरूरी है। केजी को केजी के साथ कंपेयर कर सकते हो, मीटर को मीटर के साथ, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ, मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड के साथ, 1 लीटर को 1 लीटर के साथ। यूनिट इंटर यूनिट में कंपैरिजन नहीं होता है। यस, तो दो वेक्टर इक्वल है यानी कंपैरिजन कर रहे, तो कैसे बताएंगे भैया? अपने को ध्यान देना कि फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यस, अब इसके आगे का टाइप आएगा क्या? पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये नहीं सुना होगा, पैरेलल नहीं सुना होगा, एंटी पैरेलल नहीं सुना होगा ना, वहां डायरेक्शन आ गया तो गड़बड़ हो गया। ओहो, लाइंस नहीं है, वेक्टर्स है। तो ध्यान देना, ये रहा एक बिंदु वेक्टर ए और ये रहा दूसरा बिंदु वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है, नहीं भी बराबर हो सकता, अलग भी हो सकता है, चलेगा, लेकिन दोनों को एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होने का एंगल कितनी आए? 0 डिग्री। एंगल बिटवीन वेक्टर इक्वल टू 0 डिग्री और 0 रेडियन। इसी को क्या बोलते हैं? इसी कंडीशन जो फॉलो करे उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर हुआ? एंटी पैरेलल किसको बोलेंगे? अरे ये हमारे सी वाले भाई साहब हुए और ये हमारे डी वेक्टर हुए। इन दोनों वेक्टर को देखो, मैं इसको स्लाइड करके यहां रखूं, एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। चलो उसको बना ही देते हैं। इधर सी भाई साहब रहे, इधर डी वेक्टर आ गए, एंगल 180 डिग्री। कहने का मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर इक्वल टू 180 डिग्री और पाई रेडियंस। इसी को क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर है? तो ये हुए पैरेलल वेक्टर, ये हुआ एंटी पैरेलल। मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो तो भैया क्या होंगे? एंगल बिटवीन द वेक्टर 0 डिग्री, और उसी को बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो तो उसको बोलेंगे एंटी पैरेलल। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सेम। लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सेम। ध्यान देना है, लाइन ऑफ एक्शन बोले तो वो पाथ जिस पर वेक्टर अप्लाई हो रहा है वो इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकता है, इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकता है, बट डायरेक्शन आइदर इस तरफ या इस तरफ। ओके, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, लाइन ऑफ एक्शन सेम होने के साथ, तो क्या होगा? पैरेलल, अदरवाइज एंटी पैरेलल। अब इसके आगे जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अभी तक जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिट वेक्टर के लिए एक अलग से वेक्टर में सिंबल ही बनाया गया है। इतना वीआईपी है कि इसको सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, इसको अलग सिंबल चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को बहुत ही गौर से देखेंगे। सर यूनिट वेक्टर, जरा नाम को गौर से देखना। यूनिट मतलब एक, यानी ऐसी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, एक हो, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। माने इसमें दिशा है लेकिन कोई वैल्यू नहीं है, एक वैल्यू, एक सिंगल स्टेप। वो तो किसी भी चीज को मेजर करने का पहला पैमाना होता है ना। 1 kg, 1 को 5 बार लो 5 kg, 1 को 1.5 टन लो 1.5 kg। यानी भैया इसके पास मैग्नीट्यूड एक है, यानी ओवरऑल क्या बताएगा? डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? एनी वेक्टर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओनली यूनिटी इज नोन एज यूनिट वेक्टर। Any vector having
मैग्नीट्यूड यूनिटी ब्रैकेट में 1 लिखूंगा इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी मानो कोई वेक्टर दिया हुआ है हमें, हमने इसका क्या निकाला, मॉड ऑफ ए, और ये आ गया 1। तो इसको ऐसे बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, इसके लिए एक नया सिंबल आएगा, ए के ऊपर ऐसा बनेगा। और इसको पढ़ते कैसे हैं, ए कैप, क्या पढ़ते हैं, ए कैप। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट, यूनिट वेक्टर गिव्स इंफॉर्मेशन about direction of any vector। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसके डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन देता है। काहे को, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो सिंगल स्टेप है ना, जितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे स्केलर से उतनी मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी। यानी इससे कोई भी मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन अपने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 रखेगी। या 1 बहुत प्यारी चीज़ है, उसको आइडेंटिटी नंबर भी बोला जाता है। किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करो, वो चीज़ की वैल्यू रिफ्लेक्ट बैक करती है, अपना नेचर नहीं लेके आती है। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जानोगे। एक बहुत छोटी सी फॉर्मूला है जो इस तरह का दिया हुआ रहता है, ए कैप इक्वल टू ए वैक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। इस फॉर्मूला को देखना गौर से, इस फॉर्मूला को देख के लगेगा कि सर एक फॉर्मूला लिख दिया, कोई लॉजिक तो नहीं बताया। तो लॉजिक यही है कि तुम्हारे भाई साहब ऐसे होंगे, गौर से देखो, ये हमारा ए वेक्टर है, दुनिया में ये वेक्टर है भैया, इसकी कुछ मैग्नीट्यूड भी है और इसकी कुछ डायरेक्शन भी है। तो अपने लोग क्या लिख सकते हैं कि भैया इसका लक्षण बताने के लिए मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड विथ स्केलर प्रोडक्ट विथ इज डायरेक्शन। तो यहीं से यह फॉर्मूला आया, कैसे कि भैया क्या होनी चाहिए इस वेक्टर, क्या यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन वेक्टर, तो वो होना चाहिए वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इटसेल्फ। तो यहीं से आता है। तो कहां से आया उसकी बात यहीं पर करेंगे, पर यहीं पर समझना है दुनिया का कोई भी वेक्टर हो उसका यूनिट वेक्टर उसकी सिर्फ दिशा बताएगा कि अगर मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लूं तो मैग्नीट्यूड तो बाहर आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। और ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं, डायरेक्शन। सो इट इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द वेक्टर। अभी तक हम लोग मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में घुसे ही नहीं। गौर से देखो, हम लोग ज्योमेट्रिकल और फिजिकल इंटरप्रेशन ही वेक्टर का कर रहे हैं। यानी वेक्टर के मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व नहीं कर सकते हम। 3-4 वेक्टर कहीं आ रहे हैं तो हम सॉल्व अभी भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पहली सीढ़ी चलना जरूरी है, उसके बाद ही आप समझ पाओगे। तो आने वाले क्लासेस में अपने लोग वेक्टर रिजोल्वेशन, कार्टेशियन प्लेन्स, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यह सब कुछ करेंगे। लेकिन आपको नोट्स के साथ जितनी अभी करवाई गई है उसको प्रिपेयर करके रखना है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास विल नॉट बी अंडरस्टैंडेबल टू। तो इसको फुल रेडी करके रखना है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और इससे अलावा कुछ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपने लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड बाय।